हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है, चैप्टर 25। शालिनी जी सबको देखकर बोली, वही तो आरू बेटा, मैंने सबको कहा था खाना खा ले, वरना आरू ही आकर बहुत नाराज होगी, लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ही नहीं मानी। उनकी बात पर सब उन्हें घूरने लगे तो आरू ही बोली, क्या आप लोग बड़ी माँ को ऐसे क्यों देख रहे हैं? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? मैं सच में आप लोगों से बहुत नाराज हूँ। खैर ये सब छोड़िए, अब चलिए खाना खाने। इतना कहकर डाइनिंग एरिया की तरफ इशारा कर दिया। सब लोग उठकर डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगे तो आरोही उनकी तरफ देखकर बोली, आप लोग जाइए बैठिए, मैं और निकी चेंज करके आते हैं। सभी लोगों ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और डाइनिंग एरिया की तरफ जाकर अपने अपने चेयर्स पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद आरोही और निकिता भी चेंज कर आ गई और सभी लोग साथ में खाना खाने लगी। शौर्यांश ने आरोही की तरफ देखकर सवाल किया, दी, पार्टी में क्या क्या हुआ था, मुझे भी तो बताइए। और फोटोज होंगी ना आपके पास? आपके साथ कौन मिस्टर फ्रेशर बना? आरोही शौर्यांश की तरफ देखकर प्यार से बोली, बच्चा अभी आप जाओ हॉल में बैठो, वहीं पर आपको सब बताऊंगी। अभी मैं दादा दादी को दवा देकर आती हूँ, ओके? शौर्यांश निकिता का हाथ पकड़कर हॉल की तरफ जाते हुए बोला, ओके दी। आरोही अपने दादा दादी के रूम में गई और उनको दवाइयाँ देकर सोने का बोलकर नीचे हॉल में आ गई, जहाँ सभी लोग पहले से ही बैठकर आरोही का इंतजार कर रहे थे। आरोही अपने पापा और बड़े पापा के बीच में जाकर बैठते हुए बोली, आप लोग क्यों नहीं गए सोने? देव मेहरा मुस्कुराकर बोले, अरे क्यों, हमें भी तो जानना है पार्टी में क्या क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर आरोही मुस्कुरा दी और सबको पार्टी में क्या कुछ हुआ था सब बताया और सबको फोटोज भी दिखाई। थोड़ी देर बाद आशीष मेहरा उठते हुए बोले, ठीक है, आप लोग बातें करो, मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए। देव मेहरा भी उठते हुए बोले, हाँ बच्चों, आप लोग बातें करो, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ, गुड नाइट। वो भी अपने कमरे में चले गए। सोनाक्षी जी और शालिनी जी भी सोफे से खड़ी होकर बोली, अच्छा बच्चों, तो हम भी जा रहे हैं सोने, आप लोग भी जल्दी सोने चले जाइएगा, ज्यादा देर तक बातें मत करते रहना। इतना कहकर वो भी अपने अपने कमरे में चली गई। अब वहां पर सिर्फ चिराग, आरोही, निकिता और शौर्यांशी बचे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग भी सोने चले जाते हैं। यहाँ ध्रुव का भी घर काफी बड़ा और महल जैसा था। बाहर बहुत बड़ा गार्डन और अंदर से भी काफी ज्यादा बड़ा और सुंदर था। ध्रुव जब घर पहुंचा तो कार को वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की चाबी गार्ड को देकर उसको कार पार्क करने के लिए बोल अंदर चला गया। ध्रुव जब घर के अंदर आया तो उसने देखा कि उसके डैड और चाचू हॉल में पड़े सोफे पर बैठे हुए किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे और उनके ही सामने वाले सोफे पर सार्थक यानी ध्रुव का बड़ा भाई बैठा उनकी बातें बहुत ध्यान से सुन सुनकर कुछ लिख रहा था। वही प्रांजलि सोफे का एक पिलो लेकर कार्तिक यानी ध्रुव के चाचा का बड़ा बेटा यानी ध्रुव का बड़ा भाई उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और कार्तिक उससे बचते हुए भाग रहा था। प्रांजलि कार्तिक को मारते हुए पीछे से बोली, भाई आज मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इस बार ना आपने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। कार्तिक उससे बचकर भागते हुए बोला, छोड़ेगी तो तब ना जब पकड़ पाएगी, पहले पकड़ कर तो दिखा। प्रांजलि उसके पीछे भागते हुए कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर ध्रुव पर गई। उसे देख वो लगभग चिल्लाकर बोली, ध्रुव भाई आप आ गए। इतना कहकर उसने वो पिलो बही से सोफे पर फेंक दिया और भागकर ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव भी उसे पकड़कर मुस्कुराकर बोला, हाँ लग तो मुझे भी रहा है जैसे मैं आ गया हूँ। प्रांजलि के चिल्लाने की वजह से सभी लोग उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। ध्रुव ने उसे खुद से अलग करके पूछा, तू ये बता कि तू ये पिलो लेकर क्यों भाग रही थी? प्रांजलि मुंह बनाकर कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली, देखे ना भाई, उन्होंने फिर से मेरे बाल खींचे हैं और मुझे मोटी कहकर चिढ़ा रहे हैं। उसकी बात पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे वो तुझे मोटी कह रहा है तो उसे कहने दे, तू थोड़ी ना मोटी है। प्रांजलि ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने मेरे बाल खींचे उसका क्या? उसकी बात पर ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, इस बात पर तो कुछ करना पड़ेगा, तो चल, किस बात का इंतजार है? इतना कहकर कार्तिक को पकड़ने के लिए भागने लगा। ध्रुव को अपनी तरफ आते देख कार्तिक भागते हुए बोला, देख ध्रुव, इस लड़ाई में तेरा कोई काम नहीं है, ये सिर्फ मेरे और प्रांजलि के बीच की बात है, तो वो और मैं निपटेंगे, तू बीच में मत आ। ध्रुव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए बोला, ये बात तुम्हारे और प्रांजलि के बीच तब तक थी जब तक प्रांजू ने मुझसे हेल्प नहीं मांगी थी। अब उसने मुझसे हेल्प मांगी है तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा बीच में। अब तुम मुझसे बचो बस। प्रांजलि भी दूसरी साइड से कार्तिक को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली,
हाँ भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज हम दोनों मिलकर कार्तिक भाई को छोड़ेंगे नहीं। ये मुझे हमेशा बहुत परेशान करते हैं। ध्रुव उसकी बात पर हंसकर बोला। हाँ तू टेंशन मत ले, अब हम दोनों मिलकर पकड़ेंगे इसको, तब बताएंगे ये तुझे कितना परेशान करता है। मैं भी तो देखूं ये कितनी देर तक हम दोनों से बचेगा। उन दोनों की बात पर कार्तिक उन दोनों से बचते हुए बोला। हाँ ये सही है, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही करते हो। हमेशा मेरी किसी एक से लड़ाई हो तुम दोनों में से, तो तुम दोनों हमेशा एक साथ हो जाते हो, फिर मुझे पकड़कर मुझे हमेशा टॉर्चर करते हो। मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करना। ध्रुव उसे पकड़ते हुए बोला। लेकिन तुझसे बात कौन कर रहा है, हम तो तुझे पकड़ रहे हैं। कार्तिक उन दोनों से बचकर भागते हुए बोला। हाँ बात तो वही हुई। कार्तिक बचने के लिए किचन से आ रहे ध्रुव की माँ के पीछे छुपते हुए बोला। बड़ी माँ देखो ना, ये दोनों फिर से एक साथ हो गए और फिर से मुझे पकड़कर मुझे मारने वाले, बचा लो। रिद्धिमा जी ध्रुव की तरफ देखकर बोली। क्या है ध्रुव, क्यों परेशान कर रहा है उसे? तुम दोनों हमेशा एक साथ होकर क्यों परेशान करने लगते हो बेचारे को? ध्रुव उनकी बात पर कुछ कह पाता उससे पहले ही प्रांजलि आगे आकर बोली। पर बड़ी माँ, इन्हें भी तो समझाइए। पहले उन्होंने मुझे परेशान किया था, यही मुझे हमेशा पहले परेशान करते हैं, फिर मैं और भाई साथ मिलकर उन्हें पनिशमेंट देते हैं। रिद्धिमा जी कार्तिक का कान पकड़ते हुए बोली। ये क्या है कार्तिक, पहले तुमने ही तो प्रांजलि को परेशान किया था, तो अब जब उसकी सजा मिल रही है तो फिर उनसे बचने के लिए मेरे पास आ गए। कहकर उन्होंने उसका कान छोड़ दिया। उनकी बात सुन कार्तिक मायूस हो गया। वो वहां से भाग पाता उससे पहले ही ध्रुव और प्रांजलि दोनों कार्तिक को पकड़कर उसे पिल्लों से मारने लगे। थोड़ी देर उसे मार लेने के बाद, या ये कह लो कि तीनों मस्ती करने के बाद, आकर सोफे पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। ध्रुव यहाँ वहां देखते हुए प्रांजलि से पूछा। प्रांजू, चाची कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? प्रांजलि उसे देख बोली। भाई, वो मॉम हॉस्पिटल गई हैं, कोई इम्पोर्टेंट इमरजेंसी केस आ गया था इसीलिए, और आने में लेट भी हो जाएगा, तो कल ही आएंगी। ध्रुव ने फिर से सवाल किया। अच्छा, दादाजी और दादी वो लोग सोने गए क्या? कार्तिक उसे देख बोला। हाँ, वो चले गए सोने के लिए। वो दोनों जा ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें भेजा था। ध्रुव उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्यों नहीं जा रहे थे सोने के लिए? कार्तिक मुस्कुराकर बोला। क्योंकि ये उनका रोज का काम है। उसकी बात पर ध्रुव भी मुस्कुरा दिया। प्रांजलि उसे देखकर बोली। भाई, हमें बताइए ना पार्टी में क्या क्या हुआ था? प्रांजलि की बात सुन ध्रुव के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। उसको मुस्कुराते देख कार्तिक उसको चिढ़ाते हुए बोला। क्या बात, आज तो ये मेरा गुस्सैल भाई मुस्कुरा भी रहा है, जरूर कोई खास बात है। कार्तिक की बात सुन प्रांजलि भी ध्रुव की तरफ देखकर बोली। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो, जरूर कोई बात है। उन दोनों की बात सुन ध्रुव उन दोनों की तरफ देखकर बोला। कोई भी बात नहीं है, आज पार्टी में काफी मजा आया था, इसीलिए मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ, समझे तुम दोनों? ध्रुव की बात सुन वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। उन लोगों में ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा जी उन सब लोगों के पास आकर बोली। अब काफी टाइम हो गया है, तो आप सबको चलकर सो जाना चाहिए। जब देखो तब पूरे दिन काम में लगे रहते हैं। फिर ध्रुव की तरफ आकर बोली। ध्रुव, तुम्हें कुछ खाना तो नहीं है ना? वहाँ पेट भरकर खाना खाया था कि नहीं? ध्रुव उनका हाथ पकड़कर उनको अपने पास सोफे पर बैठाते हुए बोला। क्या मॉम, आप भी ना? मैंने पेट भरकर खाना खाया होगा, तभी तो आपसे कुछ भी खाने को नहीं मांगा। नहीं तो जब भी मुझे भूख लगती है तो आपसे खुद ही मांग लेता हूँ। रिद्धिमा जी उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली। हाँ, मांग तो लेता है, लेकिन तेरा कोई भरोसा भी तो नहीं है, क्योंकि तू अपना ख्याल कभी रखता जो नहीं है। उनकी बात पर ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला। उसके लिए आप हो ना? रिद्धिमा जी उसके सर हाथ फेर कर उठ गई और सबकी तरफ देखते हुए बोली। आप लोग भी प्लीज जल्दी सोने के लिए चले जाइए, पूरे दिन काम में लगे रहना अच्छी बात नहीं होती। इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। ध्रुव कुछ सोचकर अपने डैड से बोला। डैड, ये वही प्रोजेक्ट है ना जो परसों की मीटिंग में किसी एक कंपनी को मिलने वाला है? ध्रुव के डैड उसे देख बोले। हाँ बेटा, ये वही प्रोजेक्ट है और ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप सो ये हमें ही मिले। ध्रुव सर हिलाकर बोला। डोंट वरी डैड, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। सार्थक उसकी तरफ देखते हुए बोला। अच्छा, और तू ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा? ध्रुव हल्के से मुस्कुराकर बोला। अरे, जिस चीज को पाने के लिए मेरे भाई, डैड और चाचू तीनों लोग लगे हों, वो उन्हें कैसे नहीं मिलेगी? उसकी बात पर तीनों मुस्कुरा वापस से डिस्कशन करने लगे। ध्रुव भी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था और थोड़ी बहुत उनकी हेल्प भी कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन लोगों का प्रोजेक्ट का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। बस फाइनल की कॉपी निकालने के लिए रह गई, तो वो कल के लिए छोड़ दिया।
उसके बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में चले गए। प्रांजलि और कार्तिक पहले ही अपने अपने रूम्स में चले गए थे, क्योंकि वो दोनों वहां बैठे बैठे बोर हो रहे थे और उन्हें नींद भी आ रही थी। इसीलिए वो दोनों पहले ही अपने अपने रूम्स में चले गए थे। ध्रुव भी अपने कमरे में आकर सीधा बिस्तर पर लेट गया। वो आज काफी ज्यादा खुश लग रहा था, और वो इतना खुश क्यों था इस बारे में अभी सोचना भी नहीं चाहता था। बस आज सिर्फ खुश होना चाहता था दिल से। थोड़ी देर बाद वो बिस्तर से उठकर चेंज करने चला गया और फिर आराम से लेट गया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे पार्टी में जो कुछ हुआ सब याद आने लगा और उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए ही नींद के आगोश में चला गया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।